हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जियोग्राफी के पीवाईक्यूज। अभी तक हमने हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी कंप्लीट कर ली है और अब बारी है किसकी। पॉलिटी कर ली है कंप्लीट और अब बारी है हमारी ज्योग्राफी की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। इसमें केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के सारे पीवाईक्यूज कंपाइल्ड किए गए हैं और उसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है ताकि उससे मिलते जुलते आने वाले प्रश्न आपकी मदद कर पाएँ। उस तरह के प्रश्न अगर पेपर में आए तो आप उनको सॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा और एक्सप्लोर कर सकते हैं आप चैनल को, जिसमें आपको कंप्यूटर की वीडियोस भी मिल जाएंगी और कंप्यूटर की वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। अभी तक 9 पार्ट्स उसके अपलोड हो चुके हैं, एक पार्ट और आएगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहाँ से आप जुड़कर और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपडेट्स पा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो अभी तक 5 फ्री मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं टीचमेंट ऐप पर। तो ऐप से कनेक्ट हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, लिंक पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट कर लूँगा। इस तरह से आप ऐप में कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, थ्रू आउट द ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा अमाउंट, मतलब सूर्य की ऊर्जा का सबसे ज़्यादा अमाउंट अर्थ पर किस जगह पर मिलता है, कौन रिसीव करता है। तो सही आंसर होगा इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो जो भूमध्य रेखा है मतलब बीच की रेखा है अर्थ की, यहाँ सबसे ज़्यादा सन की रेस पड़ती हैं, क्योंकि सीधी पड़ती हैं इसलिए एनर्जी भी वही लेगा, है ना, इस वाले इलाके में। और इस वाले इलाके में इस वजह से दिन और रात भी बराबर होते हैं और बारिश भी बहुत होती है। बारिश क्यों बहुत होती है? तो बारिश इसलिए बहुत होती है क्योंकि ये जो इक्वेटर वाला इलाका है, ज़्यादातर यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, समंदर है ना। तो पानी होने की वजह से क्या होगा, अगर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो भाप भी ज़्यादा, वाष्प ज़्यादा बनेगा, वाष्प ज़्यादा बनेगा तो फिर वापस कंडेंसेशन होके पानी भी तो ज़्यादा इसी इलाके में गिरेगा, है ना। तो यहाँ बारिश भी ज़्यादा होगी और बारिश ज़्यादा होने की वजह से, साल भर बारिश होने की वजह से यहाँ जो फॉरेस्ट होंगे वो एवर ग्रीन फॉरेस्ट होंगे, है ना। और इस जोन को ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, कहते हैं, इसलिए यहाँ के फॉरेस्ट कहलाएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लाइन लोकेटेड एट 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 23 एंड ये कहलाती है इक्वेटर, इसके ऊपर जो 23.5 नॉर्थ पर है वो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक 23.5 साउथ पे वो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इनके बीच का जो रीजन है, क्षेत्र है, वो कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन, है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी इसी वाले इलाके में पड़ सकती है जो अर्थ का रीजन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड। तो कौन सी लॉन्गिट्यूड पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। तो 82.5 ईस्ट, पूर्वी देशांतर, है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर। तो ये कहाँ से निकला है, नैनी से निकला है, नैनी से। नैनी कहाँ है, कमेंट में लिखकर बताइए। इसके अलावा अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो 82.5 डिग्री लाइन है ये कहाँ कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कहाँ कहाँ से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, और आंध्र प्रदेश से, और यूपी, उत्तर प्रदेश से। तो ऐसे याद कर सकते हैं, मकाऊ, MACOU। और कोई ट्रिक हो तो ठीक है, ना भी हो तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेट लाइन निकलती है ना, तो याद रख सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन है कि लैटिट्यूड क्या है। तो क्या किसी स्थान की पूर्व पश्चिम दूरी, बिल्कुल नहीं। क्या समुद्र तल से ऊंचाई कहलाती है, नहीं। सीधी दूरी, नहीं। एंगुलर डिस्टेंस कहलाती है ना। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था ना, 0 and 23.5, है ना। तो ये एंगुलर डिस्टेंस जो है वो लैटिट्यूड के बेस पे लाइन बनी होती है ना। तो लैटिट्यूड जो है वो एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के या तो उत्तर या फिर दक्षिण में, नॉर्थ या साउथ में क्या की जाती है, मेजर की जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉन्गिट्यूड मेजर्स द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। तो जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है, वो कोणीय दूरी को मापता है जिससे पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में, जिसे डिग्री में व्यक्त करते हैं लॉन्गिट्यूड को, है ना, देशांतर को भी। तो कह रहे ये जो दूरी है, मतलब देशांतर किस आधार पर मापा जाता है। तो भाई एक लाइन है जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। उसके जो ईस्ट या वेस्ट में जिस हिसाब से चीज़ें रहती हैं उस हिसाब से उनको पूर्वी या पश्चिमी देशांतर नाम दिया गया है ना। तो वो जो मेन रेखा है वो है प्राइम मेरिडियन लाइन,
और जो अक्षांश की जो मुख्य रेखा है वो 0 वाली, वो भूमध्य रेखा है ना, इक्वेटर है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द टाइम एट 20 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर 10 बजे हुए हैं, तो 80 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर कितने बजे होंगे, है ना, क्या टाइम होगा? तो 20 ईस्ट और 80 ईस्ट में कितने का अंतर है? 60 का अंतर है ना। और आपको पता है 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा, मतलब सिंपल 60 मिनट को हम 1 घंटा बोल सकते हैं ना, तो 4 घंटे हो जाएंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो। 4 घंटे का मतलब है 10 के बाद 4 घंटे जोड़ दो, 11, 12, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लॉक माउंटेन। मतलब क्या है? मतलब ब्लॉक माउंटेन से रिलेटेड जो कथन है आपके सामने, उनमें से क्या सही है वो आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि जो रेज्ड पार्ट है उसको ग्रेबन बोलते हैं और लोअर्ड पार्ट को हॉर्स्ट बोलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं वो टेंशनल फोर्स से बनते हैं और रेज्ड ब्लॉक जो है वो हॉर्स्ट कहलाते हैं और लोअर्ड ब्लॉक जो है वो ग्रेबन कहलाते हैं। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जो धसा हुआ पार्ट है ना, वो ग्रेबन कहलाता है और जो उठा हुआ पार्ट है वो हॉर्स्ट कहलाता है। 3 तरह के माउंटेन होते हैं, बहुत से और भी ज़्यादा तरह के अलग अलग कहा जाए तो सब टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन मेन होता है फोल्डेड माउंटेन। आपने थोड़ा बहुत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो ऐसे समझो कि अर्थ जो है, अर्थ नीचे बहुत सारी बड़ी और छोटी छोटी प्लेट्स से बना हुआ है ना। जो अंदर अर्थ के अंदर क्या है, कोर लावा है ना, लिक्विड टाइप का, उसके ऊपर ये प्लेट्स तैर रही हैं। अब ये प्लेट 2 तरह की हो सकती है, कॉन्टिनेंट प्लेट या फिर वो ओशनिक प्लेट, समंदर वाली प्लेट या फिर जो जमीन वाली प्लेट है वो, है ना। तो होता क्या है कि जब 2 प्लेट्स आपस में ऐसे मिलती हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट ऐसे 2 प्लेट्स आपस में मिलती हैं, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से ऐसे टकराएंगी, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे में फोल्ड्स बनते हैं, फोल्ड्स बनते हैं और ऐसे में जो माउंटेन बनते हैं वो कहलाते हैं फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत। जैसे हिमालय, हिमालय ऐसे ही बनी है, इंडिया की जो प्लेट है वो आगे गई और यहाँ यूरेशियन प्लेट में टकरा गई और ऐसे फोल्डेड माउंटेन बन गया, है ना। और दूसरे तरह के जो माउंटेन्स होते हैं, दूसरी तरह के माउंटेन्स होते हैं वो वोल्केनो इरप्शन से बनते हैं। कहीं मान लो ज्वालामुखी फटा, फिर उसका लावा ठंडा हो गया, जम गया, तो ये वोल्केनिक माउंटेन कहलाते हैं, है ना, मतलब ज्वालामुखी पर्वत। और फिर तीसरे होते हैं वो कहलाते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत में क्या होता है कि कोई एक जमीन धंस जाती है तो आजू बाजू की ऑटोमेटिकली ऐसे उठ जाती है, तो अभी ऐसे ब्लॉक टाइप का बन जाता है, बीच में से घाटी बह रही है दोनों तरफ ऐसे, है ना, तो ये कहलाते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या कहलाते हैं? ब्लॉक माउंटेन। तो जैसे वॉसिजस जो माउंटेन है ना, वॉसिजस पर्वत, तो वो जो है वो ब्लॉक माउंटेन है। हमें अफ्रीका की रिफ्ट वैली हो गई, या फिर इंडिया में सतपुड़ा, सतपुड़ा की जो श्रेणी है ना, वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है ना। तो अब यहाँ लिखा है कि वॉसिजस फोल्डेड माउंटेन है, तो फोल्ड माउंटेन तो नहीं है ये। और ब्लॉक पर्वत का निर्माण संपीडन बल के कारण होता है, कंप्रेशनल फोर्स के कारण होता है, तो ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थ का सॉलिड पोर्शन जिस पे हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो हमें पता है, लिथोस्फेयर कहलाता है, स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच रीजन ऑफ इंडिया नोन फॉर इट्स वास्ट पैडी फील्ड्स एंड यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स लाइज एट लोएस्ट एलिवेशन इन द कंट्री। मतलब जो अपनी धान की खेत के लिए और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के लिए प्रसिद्ध है इंडिया का वो स्थान, तो और सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है कुट्टनाड क्षेत्र। अब सबसे कम ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? सबसे कम ऊंचाई का मतलब है जो सी लेवल के बिल्कुल पास हो। अब हमें पता है समंदर से दूर जाने पर सी लेवल जनरली बढ़ता है ना, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, तो इसका मतलब समंदर के पास हुआ वो, तो वो, है ना, केरल का क्षेत्र है। ये कहाँ का क्षेत्र है? केरल का क्षेत्र है कुट्टनाड। तो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर इज करेक्ट। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में क्या करेक्ट है? पहला कह रहे इट फ्लोज ओनली इन इंडिया, इंडिया में फ्लो करती है जी नहीं। चाइना से शुरू होती है, मीन्स तिब्बत से शुरू होती है, फिर इंडिया में आती है, फिर उसके बाद जाती है बांग्लादेश में। तिब्बत से शुरू होती तो उसको बोलते उस समय पे सांगपो, है ना, सांगपो। तो सांगपो बोलते हैं, इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और फिर बांग्लादेश में उसको बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। इसका उद्गम
तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इट ओरिजिनेट्स नियर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इन तिब्बत, तो ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड है, इट इज़ कॉल्ड यमुना इन इंडिया, नो। अगर इसको यमुना बोलेंगे फिर तो यमुना को क्या बोलेंगे इंडिया में? यह भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, बिल्कुल नहीं। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर तो वही है ना, कौन? गंगा। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है कि नहीं है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन रॉक ब्लॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? तो कह रहे जब रॉक ब्लॉक्स जो हैं वो अर्थ की क्रस्ट पर वो डिस्प्लेस हो जाती हैं, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉल्टिंग, भ्रंशन, फॉल्टिंग। यही है, वो जो धसा हुआ भाग कहलाता है वो ग्रेबन कहलाने लगता है, और जो उठा हुआ भाग है वो क्या कहलाने लगता है? हॉर्स्ट। क्या कहलाने लगता है? हॉर्स्ट कहलाने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा भ्रंशन, है ना। ज्वालामुखी एक एक्टिविटी कहलाता नहीं, फोल्डिंग आपको बता चुके। वेदरिंग क्या कहलाता है? चट्टान का धीरे 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 इरोड होना, वेदरिंग कहलाता है, क्षय होना, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिव वॉल्केनो इन नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया हैज शोन साइंस ऑफ एन इम्पेंडिंग इरप्शन? तो उत्तर पूर्वी तंजानिया में किस सक्रिय ज्वालामुखी के विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं? किसके दिखाई दे रहे हैं भाई? माउंटेन ऑफ गॉड, यही है उत्तर पूर्वी तंजानिया में। हिमालय तो आपको पता है कहाँ है ना। और हिमालय तो वॉल्केनो से रिलेटेड है ही नहीं, फोल्डेड माउंटेन में आता है, यही है फोल्डेड माउंटेन, है ना। और ये भी माउंटेन है लेकिन ये तंजानिया में नहीं है, तो माउंटेन ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत, है ना, क्या है? कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार या पामीर का पठार? तो पामीर का पठार, पामीर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसी टाइड्स जिनमें वेरिएशन हो हाइट की, है ना, मतलब कम उठ रहा हो या ज़्यादा, है ना, हाइट का बहुत वेरिएशन हो, वो कहलाते हैं मिक्स्ड टाइड्स, है ना, मिश्रित ज्वार। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव वॉल्केनो? इनमें से क्या एक एक्टिव वॉल्केनो नहीं है? तो भाई एक्टिव वॉल्केनो क्या होते हैं? जिनमें कभी ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना भविष्य में है ना। तो कौन सा नहीं है भाई इसमें से? माउंट वेसोवियस जो है वो एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। एटना एक्टिव है, कोटापेक्स भी एक्टिव है, और बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड वाला अपना, है ना, वो भी एक्टिव है। Which of the following gas has extremely high global warming potential despite being less abundant, है ना, मतलब जिसकी मात्रा कम है फिर भी उसका पोटेंशियल जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई है। तो ये सारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं, है ना। इनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यही है आपको समझ में आ रहा है जो सबसे कम होगी, है ना। अबंडेंट सबसे कम है लेकिन इसी का सबसे ज़्यादा, तो बिना देखे भी आप चाहें तो बिना पढ़े भी इसका आंसर लगा सकते थे अगर थोड़ा लॉजिक लगाती दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंडफॉर्म व्हेन फाउंड इन क्लस्टर्स ऑफ डोम शेप्ड ग्लेशियल माउंट्स फॉर्म्स अ पैटर्न नॉन एज बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी? तो ये ड्रमलिन कहलाते हैं, है ना। तो ये कैसे दिखते हैं? उल्टी बोट की तरह दिखते हैं, जिसको एग की तरह भी कह देते हैं, ड्रमलिन कहलाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कहाँ है ये भी तंजानिया में है ना। इसकी हाइट कितनी है? 5895 मीटर। किसकी? माउंट किलिमंजारो की। कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, तंजानिया कंट्री में। और दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, मतलब अकेला एकल पर्वत, ऐसी पूरी की पूरी सीरीज नहीं है ना, तो अकेला पर्वत की बात कर रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फिनिटी टावर कहाँ है? तो इन्फिनिटी टावर है हमारा यूएई में, दुबई में। बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप की तरह दिखती है। T20 वर्ल्ड कप की 2024 की ट्रॉफी थी ना जैसी, बिल्कुल उस तरह की दिखती है इन्फिनिटी टावर कुछ कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? एरिया से फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, तो टॉप 7 कौन कौन सी हैं? ऐसे ट्रिक से याद किया था मैं तो, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रू से रूस, क से कनाडा, चीन, है ना। तो 1 2 3, चौथे नंबर पर मतलब अमेरिका, मतलब यूएसए। 5 ब्राजील, 6 ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत। तो चौथे नंबर पे पूछा है, यूएसए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैरिबियन आइलैंड ग्रुप?
कैरेबियन आइलैंड ग्रुप का इनमें से क्या पार्ट नहीं है? कैरेबियन आइलैंड कहाँ है? वो जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के इस तरफ है ना, ईस्ट तरफ छोटे छोटे से बहुत सारे आइलैंड हैं। अटलांटिक ओशियन और कैरेबियन सी कहलाता वो है ना, अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर। तो उनमें से क्या उसका ग्रुप का हिस्सा नहीं है? तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, जमैका है ना, जमैका से शायद उसेन बोल्ट हैं, और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, क्यूबा भी वही है जिसको क्या बोलते, शक्कर का घर बोलते। और जो जॉर्डन है, जॉर्डन तो भाई एशिया में है, जहाँ सीरिया है ना वहीं पास में है जॉर्डन, तो फिर जॉर्डन उसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेपीज रीजन ऑफ रशिया? तो रशिया का जो स्टेपीज रीजन है, वहाँ के घास के मैदान को स्टेपीज बोलते हैं ना रशिया के। तो वहाँ के सबसे पुराने लोग कौन है? किर्गिज हैं, है ना, किर्गिज। किर्गिस्तान नाम का एक कंट्री भी आपने सुना होगा, वही सबसे पुराने लोग हैं स्टेपीज वाले। नेक्स्ट है बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ है? तो अटलांटिक ओशियन में है बर्मुडा ट्रायंगल। अटलांटिक ओशियन कुछ एस शेप का ओशियन है। नेक्स्ट है विच अफ्रीकन नेशन हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन? साउथ अफ्रीका ही है ना, भर भर के मिनरल्स हैं वहाँ, है ना, उस वजह से वो इकोनॉमिकली वेल है बाकी देशों के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द क्लाइमेटिक पैटर्न कॉल्ड व्हेन द सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन राइजेज अबव नॉर्मल लेवल्स? तो जब जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इंडिया में मानसून सही नहीं आता। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल नीनो, है ना, मतलब शायद एल नीनो का मतलब है क्राइस्ट चाइल्ड, चाइल्ड क्राइस्ट, ऐसा कुछ मतलब होता है। इसका ऑपोजिट होता है, वो होता है ला नीना। जब ला नीना आता है तो पैसिफिक ओशियन जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी वजह से इंडिया में भरपूर वर्षा होती है ना, उस साल खुशी आती है अच्छी। तो एल नीनो और उल्टा है ला नीना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज इनकरेक्ट? क्या इनकरेक्ट है? कंटूर्स एरिया ऑफ इक्वल एलिवेशन, बिल्कुल, जहाँ ऊंचाई सेम हो, एलिवेशन सेम हो, वो कंटूर लाइंस कहलाती हैं। कंटूर लाइंस खींच देते हैं ना समान एक। आइसोथर्म, थर्म से मतलब ही आ रहा है ना तापमान। आइसो बार, आइसो बार, बार मतलब वो क्या है, सेम एयर प्रेशर। और आइसो हाइट, आइसो हाइट जो होता है वो विंड स्पीड के लिए नहीं होता, आइसो हाइट जो होता है वो सेम रेनफॉल का जो मेजरमेंट है उसके लिए होता है। आइसो हाइट नाम भले ही हाइट है ना, रेनफॉल के लिए होता है वो, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब रेनफॉल रिमेन्स बिलो नॉर्मल फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एंड द डेफिशिएंसी इज यूनिफॉर्म अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड? तो टाइप ऑफ ड्रॉट, बहुत सारे तरह के ड्रॉट होते हैं, सूखे होते हैं। एक तो होता है जैसे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, तो जो अपनी नदी है, तालाब हैं, इन सब में जो, या ग्राउंड वाटर है, जब इसमें जल का स्तर कम हो जाए सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो फिर हम उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया, जल संबंधी सूखा, है ना। हो सकता है बारिश ठीक हो रही हो, लेकिन फिर भी ये जो जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा, मान लीजिए आपने ज़मीन को इस तरह से कवर करके रखा कि ग्राउंड वाटर ही रिचार्ज नहीं हो रहा, तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा, भले ही पानी भरपूर गिर रहा हो। और अगर बारिश प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, मौसम संबंधी सूखा। तो यहाँ इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। और एग्रीकल्चरल ड्रॉट एग्रीकल्चर के कारण है ना, मतलब जैसे मान लो सॉइल में नमी कम हो जाए, और इतनी कम हो जाए कि भाई फसल ना प्रॉपर उग पाए, तो ऐसी ड्रॉट को बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट जनरली फाउंड इन द हाई माउंटेन रीजन सच एज हिमालयज एंडीज आल्प्स? तो इनमें कौन सा रीजन, भले ये कहीं भी हो लेकिन हाईलैंड है, तो हाईलैंड क्लाइमेट पाई जाएगी, है ना। सो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट? प्रश्न कह रहा है कि टेम्परेट क्लाइमेट मतलब शीतोष्ण जलवायु की विशेषता किस विकल्प से सही से मेल खा रही है? तो जो जलवायु वर्गीकरण किया किसने? कोपेन ने। वो उसका बेसिक्स माना किसको? टेम्परेचर, तापमान को, और किसको? वर्षा को, रेन को। इनको आधार मानकर उसने क्या किया? जलवायु को बांटा, मुख्यतः 5 टाइप में बांटा था, है ना, फिर उसके सब टाइप भी दिए थे। तो इसमें जो टेम्परेट क्लाइमेट है उसको उसने कहा कि जहाँ सबसे ठंडा महीना -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, है ना, एवरेज टाइम टेम्परेचर, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ऐसी जगह पे होगा टेम्परेट क्लाइमेट, है ना, सबसे ठंडा महीना। ऑप्शन नंबर बी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ मैप्स इज यूज टू मार्क बाउंड्रीज फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी इन एग्रीकल्चरल एंड अर्बन एरियाज। तो कौन से तरह का मैप का यूज़ करोगे अगर आपको निजी संपत्ति की सीमा का को क्या करना है, मापना है ना, मतलब उसको दिखाना है, शो करना है। तो भाई जियोलॉजिकल जो मैप्स होंगे वो जियोलॉजी को बताएंगे, टोपोग्राफिकल मैप्स जो मैप्स हैं वो स्थलाकृतियों को बताएंगे, नदी, तालाब, पहाड़, पठार, है ना, इन सबको। एटलस तो कलेक्शन होता है मैप्स का। बचा क्या, भूकर मानचित्र, कैडेस्ट्रल मैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम में इनमें से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर है भूतिया। गोंड एमपी में पाई जाती है। चेंचू जो होते हैं वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाते हैं। अंगामी जो है वो कहाँ पाई जाती है? वो नागालैंड में पाई जाती है। तो बची क्या, भूतिया। और जारवा जनजाति, जारवा ट्राइब कहाँ है? जारवा ट्राइब है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, है ना, जनरली साउथ अंडमान में रहती है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द लिस्ट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना जो है उसकी पोजीशन क्या है, जो सबसे नया स्टेट बना? तो अब तो सबसे नया नहीं है वो, तो है ना, कहने का मतलब है अब 29वां नहीं है, पहले वो 29वां स्टेट बना था, है ना। अब उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर को हटा दिया तो वापस ये 28th स्टेट हो गया। लेकिन प्रश्न पूछा जाए तो हमने तो 29वां ही बनाया था, है ना। बाद में भले ही 28 बचे हुए, तो अभी भले ही 28 है बट आंसर होगा 29th। नेक्स्ट है विच ट्रांसफॉर्मेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स का जब कायांतरण होता है, मतलब एक चट्टान दूसरी तरह में चेंज हो जाती है। तीन तरह की चट्टानें होती है, इग्नियस रॉक्स, फिर दूसरी क्या होती है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक्स, है ना, ISM। तो तीन तरह की रॉक्स होती हैं, फिर वो कोई भी एक दूसरे में चेंज हो जाती हैं, है ना। जो मतलब ये I भी M बन सकता है, S भी बन सकता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, लाइमस्टोन क्या बन जाता है, संगमरमर, बिल्कुल सही है ये। शेल जो है वो स्लेट बन जाती है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट बन जाता है। तो ये सारे के सारे सही हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर, है ना, पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है सबसे दूसरे नंबर की? तो आंसर है कृष्णा। कृष्णा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है। पहली क्या है, गोदावरी है। कृष्णा की लेंथ क्या है, 1401 किलोमीटर, है ना। कहाँ से निकली है, महाबलेश्वर से। कहाँ के, वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर से। और सहायक नदी है इसकी क्या है, कोयना, यरला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। कुछ भी याद नहीं रहेगा, जैसे मुझे याद नहीं रहता, है ना। तो ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी तो इतना याद रखो कि कृष्णा इसकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, तो वो है अपनी वूलर लेक, है ना। चिल्का तो खारे पानी की झील है, तो फ्रेश वाटर की है, लेकिन वूलर सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉल्ड दैट फार्मर्स सेल इन द मार्केट इंस्टेड ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। तो जो फार्मर है सेल्फ कंजम्पशन के बजाय मार्केट में बेच देता है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? तो पहले तो कुछ बचा के रखेगा किसान, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा को ही तो बेचेगा, एक्स्ट्रा को बोलते हैं सरप्लस। तो मार्केटेबल सरप्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। इनमें से क्या एक तरह से प्रेसिपिटेट मतलब वर्षण का एग्जाम्पल नहीं है? तो रेनफॉल वर्षा है, स्नोफॉल भी वर्षा है, हेल स्टॉर्म भी वर्षा है, एक तरह की वर्षण ही है। लेकिन ह्यूमिडिटी भाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रहे तो वो वर्षा थोड़ी है ना, वो तो जो एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स की मात्रा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवेशन डन ऑन होल्डिंग स्मॉल लैंड होल्डिंग्स यूजिंग सिंपल टूल्स एंड इंटेंसिव लेबर इज कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब छोटे छोटे टुकड़े पर साधारण औजारों से और ज़्यादा मेहनत के साथ खेती करना, तो वो क्या कहलाती है? तो जब ऐसे खेती कर रहे हैं तो ऐसे तो आप केवल अपनी जीविका निर्वाह करोगे, जीविका को बोलते हैं क्या, सबसिस्टेंस। तो बचा सबसिस्टेंस। अब लेकिन आदिम, आदिम मतलब बहुत पुराने तरीके से कर रहे हैं, तो आदिम हो गया प्रिमिटिव। और अगर आप नए तरीके से ही कर रहे हो, साधारण औजार हैं लेकिन पुराना तरीका तो नहीं लिखा है ना, तो ये कहलाएगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। आदिम निर्वाह का एक टाइप है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है? तो ये तो आपको पता रहना चाहिए, खरीफ क्रॉप तो क्या नहीं है, सरसों। सरसों रबी की क्रॉप है। खरीफ की क्रॉप कौन कौन सी है, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली। बचपन में एक बार याद किया था, इसी रो में याद हो गया, इसी लाइन में, है ना, ऐसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली। और ये गेहूं, चना, जौ, सरसों रबी। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर क्या है, कर्नाटक है। दुनिया में कौन है, ब्राजील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो किस रिवर पर पैटर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? तो ये है हमारा गोदावरी रिवर पर, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में। नेक्स्ट है जादूगोड़ा इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जादूगोड़ा किसके लिए है? तो यूरेनियम के भंडार हैं झारखंड के सिंहभूम में, है ना, झारखंड के सिंहभूम जिले में। नेक्स्ट है तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। नेक्स्ट है टिस्को कब बना? टिस्को बना 1907 में, जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में, है ना। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ लगा? ये लगा आंध्र प्रदेश में, अमरावती में, है ना, अमरावती में चंद्रबाबू नायडू जी ने इसको लॉन्च किया था उस समय। नेक्स्ट है सोना पानी कहाँ है? तो सोना पानी है मेघालय में, है ना, हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है इंडिया की पहली जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट ताता पानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता है 6000 मेगावाट। याद रखनी पड़ेगी, लेकिन कुडनकुलम है कहाँ? तमिलनाडु में, है ना। ऐसे इंडिया में 8 9 10 जगह पर ये सारी चीज़ होती है, क्या? एटॉमिक एनर्जी बनती है। एक जगह इनमें से मेरी ज्वाइनिंग भी हुई थी, जो है काकरापार, गुजरात में, है ना। और यूपी में है नरोरा, तारापुर महाराष्ट्र में, है ना। इसी तरह से केगा कर्नाटक में है। इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द शीप्स बॉडी। शीप की बॉडी से, भेड़ की शरीर से ऊन निकालने की प्रक्रिया कहलाती है शीयरिंग, है ना, शीयरिंग। तो कर्तन। तो कोलकाता इज कॉल्ड सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट है ग्रीन महानदी मिशन। तो अब कहाँ लॉन्च होगा? उड़ीसा में ही बहती है महानदी, है ना, और भी राज्यों में बहती है, बट मेन तो कहा जाए तो हीराकुंड बांध भी, है ना, शायद उड़ीसा में ही है, तो इसलिए यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गाहिर माथा मरीन सेंचुरी, है ना, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है, और ओलिव रिडले टर्टल के लिए बहुत फेमस है। एकमात्र मरीन सेंचुरी कह सकते हैं इसको इंडिया की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दचिगाम नेशनल पार्क कहाँ है? J&K जम्मू कश्मीर में है। किस लिए फेमस है? कश्मीरी इंगुल के लिए फेमस है ना, इसको संरक्षण मिला है। तो कॉटन टेक्सटाइल पर आज किसका राज है? आज चाइना का राज है अभी तो। सिल्क सिटी, तो सिल्क सिटी है भाई बिहार की भागलपुर। एक खास तरह का सिल्क है टसर, TUSSAR, इसके लिए फेमस है भागलपुर, है ना। नेक्स्ट है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, है ना। कब बना? 2010 में। ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2011 की सेंसस हुई उसके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट? लोएस्ट लिटरेसी रेट इनमें से किसकी है? तो सबसे कम लिटरेसी रेट है त्रिपुरा की। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसे याद नहीं रहते लोगों को, लोग कुछ भी लगा सकते थे इसमें, है ना। तो ये ऐसा प्रश्न आए तो आप भाई भगवान भरोसे हैं, माइनस मार्किंग में तो इसको अटेम्प्ट ही मत करिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? योगी जी, ठीक है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसको घोषित किया गया है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1.34 किलोमीटर। नेक्स्ट है ओखा पोर्ट। ओखा पोर्ट कहाँ है? तो ओखा पोर्ट है गुज्जू, गुजरात में, है ना, द्वारका जिले में। कौन से जिले में? द्वारका जिले में। NH44 इंडिया की किन दो लोकेशंस को कनेक्ट करता है? तो कश्मीर टू में कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये इंडिया का। पहले इसको NH7 बोलते थे, है ना, NH7 का नया नाम है NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी को लेकर किन दो स्टेट्स के बीच में विवाद है? तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कर लेंगे क्या, एक साइंस, और साइंस के बाद कर लेंगे जीके की वीडियो, है ना, जीके नहीं, सॉरी, करंट अफेयर्स की वीडियो। तो करंट अफेयर्स की एक वीडियो और आएगी, और एक साइंस की वीडियो आएगी। दो वीडियोस में आपका जीके लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि आप पेपर में कुछ करके गए हैं, है ना। एक छोटी सी स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करें, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आप बॉर्डर पे हैं, Tier 1 में आप इतना स्कोर कर रहे हैं, और फिर आप कुछ छोटी मोटी गलती की वजह से आप क्या कर दें, मार्क्स कम कर लें अपने, और Tier 1 में सिलेक्शन अपना चूक जाए, क्योंकि Tier 2 अलग
फ्रेश स्टार्ट है टीयर 1 के मुकाबले। कोई भी इसका स्कोर आगे जुड़ना नहीं है ना। तो ये चर्चा अगली एक वीडियो में करेंगे अलग से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।